हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम का मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल। तो हमारी स्टडी कहती है कि, और होता भी ऐसी है कि मैनेजमेंट जो है इंटरनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरनल कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैनेजमेंट में भी सीनियर मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे कंट्रोल्स को, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करना सीनियर मैनेजमेंट का काम है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ये तो सिंपल सा चीज़ है। तो ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, कोविड को पढ़ेंगे, कोविड के स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स कोविड को यूज़ करके मीट आउट किए जा सकते हैं। तो कई स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है वो कोविड है। तो कोविड को यूज़ करके किस तरीके से कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट किए जाते हैं। तो कंट्रोल्स में जो है कई टाइप के कंट्रोल्स होंगे आपके, जो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो कई टाइप के कंट्रोल्स होंगे। तो उन कंट्रोल्स में आईटी कंट्रोल्स भी एक कंट्रोल्स होगा। तो यहाँ पर हम आईटी कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे और कंट्रोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सीनियर मैनेजमेंट की है। तो कंट्रोल में आईटी कंट्रोल होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सीनियर मैनेजमेंट की होगी, या मैनेजमेंट की या सीनियर मैनेजमेंट की हम कह सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब आईटी कंट्रोल इंप्लीमेंट हो गए, उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, मतलब उसका मेंटेनेंस या मॉनिटरिंग उसकी करनी पड़ेगी। क्योंकि कंट्रोल्स क्या है, एक बार आपका कंट्रोल्स लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल्स हमेशा के लिए हो गए। उस कंट्रोल्स को अनहिंडर्ड कंट्रोल्स होने चाहिए, यानी रेगुलर कंट्रोल्स होने चाहिए, यानी कंटिन्यूस कंट्रोल्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे कंट्रोल टेक्निक्स की। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स, मैनेजमेंट कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, आईटी एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, एसडीएलसी कंट्रोल्स, बीसीपी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना और उसको मॉनिटर करने की मैनेजमेंट की, सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मॉनिटरिंग कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कंट्रोल्स कौन से किसके बारे में हम पढ़ेंगे, आईटी कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आईटी कंट्रोल किस किस तरह के हो सकते हैं, आईटी कंट्रोल टेक्निक्स किस किस तरह की हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स हो सकता है, मैनेजमेंट कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये तो नॉर्मल कंट्रोल्स हो गए। लेकिन इसके अलावा आईटी इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, एसडीएलसी कंट्रोल्स, बीसीपी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये कौन से कंट्रोल्स हैं, ये आईटी प्योर आईटी कंट्रोल्स हैं। जो आईटी इन्वायरमेंट कंट्रोल्स आप कर रहे हो, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आप कर रहे हो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आप कर रहे हो, एसडीएलसी कंट्रोल्स आप कर रहे हो, बीसीपी कंट्रोल्स आप कर रहे हो, एप्लीकेशन कंट्रोल्स आप कर रहे हो। तो ये सारे कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं एक बार, मतलब ये कम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। आईटी इन्वायरमेंटल कंट्रोल्स का पूरा एक चैप्टर है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं, उसके कंट्रोल्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। बीसीबी कंट्रोल्स हम पढ़ चुके हैं, बीसीबी हम पढ़ चुके हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और उसके कंट्रोल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी कर चुके हैं। तो मोटे तौर पर कहा जाए आईटी वर्सेस नॉन आईटी कंट्रोल्स, सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें से आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसमें हम कोविड के बारे में पढ़ेंगे। कोविड बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, कोविड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारी स्टडी में दिया है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दिया हुआ है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में हमारी स्टडी कहती है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए। ऑब्वियसली मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और इंटरनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजमेंट होगा। ऑडिटर क्या है, वो रिव्यू करेगा और ओपिनियन देगा, उसको तो ओपिनियन देनी है बस, और कुछ काम नहीं करना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उसे केवल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी है, उसका इतना ही काम है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे इम्प्लीमेंट करे और इसको उसको सही तरीके से रखे, क्योंकि अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑडिटर अगर उसे इंप्लीमेंट करेगा, ऑडिटर ही ओपिनियन देगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट और जो ऑडिटर है वो दो तरफ खड़े हैं। एक तरफ मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ऑडिटर जो है वो रिव्यू कर रहा है और फिर उसके बाद ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारी स्टडी सबसे पहले कंट्रोल को डिफाइन करती है। कंट्रोल क्या है, तो वो कहती है कंट्रोल कोई मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया कोई एक्शन है, और ये एक्शन क्या काम करता है, ये एंटरप्राइज के गोल्स, ऑब्जेक्टिव और मिशन को अकम्प्लिश करता है। कहने का मतलब ये है, कंट्रोल का मतलब ये है कि कोई भी चीज़
आपने गोल्स क्रिएट कर दिए, ऑब्जेक्टिव क्रिएट दिए, मिशन क्रिएट कर दिए, लेकिन आपने उसका ध्यान ही नहीं दिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो ना गोल्स अचीव हो पाएंगे, ना ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएंगे, ना मिशन अचीव हो जाएंगे। तो गोल्स, ऑब्जेक्टिव और मिशन को कंट्रोल करने के लिए, को रीच करने के लिए, गोल पर पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करने के लिए, मिशन सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ एक्शंस लेंगे, मैनेजमेंट कुछ एक्शन लेगा और इन्हीं को कंट्रोल्स कहा जाएगा। उसके बाद ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को बताता है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इंटेंशन है मैनेजमेंट की, कि अगर मान लिया सपोज ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स को अचीव करने के लिए कौन से कंट्रोल्स हमें एकम्प्लिश करने हैं, वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी कि कंट्रोल्स जो हैं उसको हमने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि उन इंटेंशंस में डिवाइड कर दिया कि भाई इन कंट्रोल्स को क्या एकम्प्लिश करना है। यानी सबसे पहले कंट्रोल्स जो हैं, कंट्रोल्स की डेफिनेशन हमने डिफाइन कर दी। अब हम कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे 1 2 3 4 और ये हमारे इंटेंशन है और इन इंटेंशन से क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट आउट हो रहे हैं। इसके बाद हमारी स्टडी इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कहती है। इंटरनल कंट्रोल्स जो है कोई पॉलिसी, प्रोसीजर और एक्टिविटी हैं जो एसेट्स को सेफगार्ड करने में हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन करने में लगते हैं और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में हेल्प करते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर और एक्टिविटी है जो एसेट को सेफगार्ड करेंगे। यानी कि कोई भी एसेट है, फिक्स एसेट रजिस्टर बनाया, आप कांस्टेंट फिजिकल वेरिफिकेशन ले रहे हैं तो वो एसेट को सेफगार्ड करेगा, उसकी इन्वेंट्री बना रहा है, उसको देख रहा है, उसमें फिजिकल लॉजिकल कंट्रोल्स लगा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है आपको, क्योंकि वो फाइनेंशियल डेटा की एक्यूरेसी, फाइनेंशियल डेटा या और डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन करनी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी है और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में हेल्प करनी है। मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को की तरफ मूव करने में जो हेल्प हो सकती है, जो इन्फोर्समेंट हो सकता है, वो इंटरनल कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी स्टडी इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स में सबसे पहले कहती है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया इंटरनल कंट्रोल की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन की, मैनेजमेंट की कंट्रोल की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मेंटेन करने की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल रिव्यू करने की और ओपिनियन देने की, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। इसके अलावा ऑडिटर कुछ नहीं करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। ये हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, ये तो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता ही है। फिर उसके बाद कंट्रोल कोई भी एक्शन है, कंट्रोल को डिफाइन करता है और इस तरह से डिफाइन करता है कि कंट्रोल कोई भी एक्शन है जिससे कि हम गोल्स, ऑब्जेक्टिव, मिशंस ऑर्गेनाइजेशन के मीट आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स 1 2 3 4 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इंटेंशन है और उन इंटेंशन से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट आउट करते हैं। फिर उसके बाद कहती है कि इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी, प्रोसीजर और एक्टिविटी है जो एसेट को सेफगार्ड करते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को एडहेर करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल, फिर उसको उन्होंने सब हेडिंग में डिवाइड किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सुपरविजन और पर्सनल। तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमारी स्टडी जो है अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड से स्टार्ट करती है और वो ये बोलती है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडुकेट अकाउंटिंग सिस्टम को बनाने की और उस एडुकेट अकाउंटिंग सिस्टम को चलाने के लिए एडुकेट कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे और एडुकेट कंट्रोल्स जो है साइज, नेचर ऑफ बिजनेस के अनुसार होनी चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। तो यानी कि साइज़ और नेचर ऑफ बिजनेस जो भी होगा उसी के अनुसार हम कंट्रोल्स लगाएंगे। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसमें अलग टाइप के कंट्रोल्स होंगे, स्मॉल होगा तो अलग टाइप के होंगे, अगर सॉफ्टवेयर होगा तो अलग टाइप के होंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होगा अलग टाइप के होंगे, अगर डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा होगा तो अलग टाइप के कंट्रोल्स होंगे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडुकेट अकाउंटिंग सिस्टम बनाए और इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करे और वो इंटरनल कंट्रोल किस एक्सटेंट के होने चाहिए, साइज और नेचर बिजनेस के होने चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड ये कहता है कि ऑडिटर को रीजनेबली एश्योर करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम एडुकेट है। वो रिव्यू करेगा और ओपिनियन देगा, अगर नहीं है अकाउंटिंग सिस्टम एडुकेट है तो ओपिनियन दे देगा। उसके बाद वो ये देखेगा कि सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड है कि हुई है कि नहीं हुई है, ये तो उसका काम है ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर है कि नहीं है वो बताएगा।
और इंटरनल कंट्रोल इस एश्योरेंस में उसकी हेल्प करेंगे। तो ऑडिटर ऐसा है कि सबसे पहले ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो क्या होता है, वो अकाउंटिंग सिस्टम बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, और उसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड है। और उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करेगा, रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल को समझेगा, स्टडी करेगा, और उसके बाद देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेशनल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनल कंट्रोल लगाए और उसके बाद इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशनल नहीं है। तो उसी के अनुसार वो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करेगा। यानी अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, एक्सटेंट ऑफ टाइमिंग कैसे डिटरमाइन करेगा, जब वो बिजनेस को देखेगा, उसके बाद उसके इंटरनल कंट्रोल को देखेगा। और जहाँ वो देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल में रिलाई कर सकता हूँ, इंटरनल कंट्रोल सही है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम कर देगा, और नहीं तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा ही करेगा। मतलब नेचर और टाइमिंग जो है भी वुड डिफ़र कर सकता है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग भी वुड डिफ़र कर सकता है। एक्सटेंटिव ऑफ चेकिंग में क्या हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को एक्सटेंसिव बना देगा। अगर इंटरनल कंट्रोल्स बढ़िया हैं और इम्प्लीमेंट किया है, और मतलब वो रेगुलर लगे हुए हैं, तो चेकिंग जो होगी कम एक्सटेंसिव होगी। इसके बाद हमारी स्टडी ये बताती है कि सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है। वो ये बताती है सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है या मेथड्स और प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट कर रखे हैं, और इससे क्या है कि कुछ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होते हैं। तो कौन से मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मीट आउट होते हैं? सबसे पहले तो क्या है, ऑर्डरली एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जो कंडक्ट होता है ऑर्डरली और एफिशिएंट मैनर में होता है, इंटरनल कंट्रोल की वजह से होता है। तो यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है, मेथड्स और प्रोसीजर्स हैं। बेसिकली वो मेथड्स और प्रोसीजर जिससे कि मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होते हैं। वो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जितना हो सके उतना ऑर्डरली और एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए, जितना प्रैक्टिकेबल हो उतना ऑर्डरली और एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मैनेजमेंट की पॉलिसी को एडहेरेंस करना चाहिए। मतलब अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी को एडहेयर करने के लिए मैं सक्सेसफुल है तो वो अच्छा इंटरनल कंट्रोल है। अगर मैनेजमेंट की पॉलिसी नहीं फॉलो हो रही है तो वो बुरा इंटरनल कंट्रोल्स लगे। एसेट सेफगार्ड होनी चाहिए, कोई चोरी करके ना ले जाए सेफगार्ड को, और लॉजिकल और फिजिकल एसेट दोनों सेफगार्ड होनी चाहिए। डेटा जो है लॉजिकल एसेट हो गया, फिजिकल एसेट जो होते हैं आपके फर्नीचर वर्नीचर ये सारी चीज़ें होती हैं, वो फिजिकल मशीनरी वगैरह जो होती है वो सेफगार्ड होना चाहिए। फ्रॉड एंड एरर प्रिवेंट होना चाहिए। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस होनी चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, और रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइमली प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम में ही नहीं होगा। यानी कि इंटरनल कंट्रोल केवल अकाउंटिंग सिस्टम तक ही सीमित नहीं होगा, वो सारे ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में होगा। तो यानी कि इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, अगर इंटरनल कंट्रोल एज एन ऑडिटर आप जाते हो, आप देखते हो कि एसेट वगैरह सेफगार्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपका ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपका ये कोई फ्रॉड एंड एरर तो नहीं हो गया, एरर एंड ओमिशन तो नहीं हो रहा है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से लगाए कि नहीं लगाए। लेकिन अच्छा इंटरनल कंट्रोल जो होगा वो अकाउंटिंग सिस्टम के बियॉन्ड भी जाएगा, और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में परमिएट करेगा। अगर वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में परमिएट कर रहा है तो कहाँ पर जाएगा, आईटी सिस्टम्स में भी जाएगा। यानी ऑटोमेटिकली आईटी सिस्टम्स के अंदर भी को भी वो कवर करेगा, और वहाँ पर भी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक सेपरेट कंपोनेंट होता है इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है उसमें कई फंक्शंस होते हैं। जैसे इंटरनल ऑडिट करेंगे तो आप कई फंक्शंस होते हैं, उसमें इंटरनल कंट्रोल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, सेपरेट कंपोनेंट होता है इंटरनल कंट्रोल। तो जब आप इंटरनल ऑडिट करने जाएंगे तो आप उस इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई करेंगे कि सही है कि नहीं है। ये हमारी स्टडी कहती है। वेल डिज़ाइंड है, प्रॉपरली ऑपरेटेड है कि नहीं है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव होगा। इंटरनल ऑडिट फंक्शन का ये एक ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद हमारी स्टडी एक चीज़ और कहती है, वो कहती है कि अगर मान लिया सपोज इंटरनल कंट्रोल की मजबूती स्ट्रॉन्ग कितना है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो ये इस पर डिपेंड करती है कि स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट के लिए अगर मान लिया सपोज आप देख रहे हो टाइट बजटरी कंट्रोल्स हैं और इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शंस हैं, तो अगर इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शंस हैं, टाइट बजटरी कंट्रोल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल कंट्रोल्स मजबूत हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आपके पास स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट है तो इसका मतलब नहीं ओवरऑल सिस्टम पूरी तरह से इफेक्टिव है।
ओवरऑल सिस्टम तभी पूरी तरीके से इफेक्टिव होता है कि जब वो सुपरविजन हो, सीनियर मैनेजमेंट की कांस्टेंट सुपरविजन हो कि वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर कंडीशंस चेंज हो रही है, मॉडिफाई हो रहा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इंटरनल कंट्रोल्स को मॉडिफाई करना सिचुएशन के अनुसार बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली आईटी इंटरनल कंट्रोल्स को, क्योंकि हमने हर बार पढ़ा है कि 5 साल में कंप्यूटर की एक जनरेशन चेंज हो जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल जिन जिन चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं उन चीज़ों के बारे में हमारी स्टडी बताती है। पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहती है, दूसरा मैनेजमेंट सुपरविजन कहती है, और तीसरा कहती है पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में हमारी स्टडी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि कंट्रोल कितने मजबूत हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है कि किस तरीके से कंट्रोल्स हो रहे हैं, किस तरह से पहले तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की को किस तरह से की एक्टिविटी को किस तरह से डायरेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अगर आप सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और उनसे बोलो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ले आओ, तो आपको एक समझ में आ जाएगा, एक रीजनेबल लेवल में देखते ही, अच्छे ऑडिटर हो तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि फ्रेमवर्क सही है कि नहीं है। तो एक इफेक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है और स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहने का मतलब यह है कि इफेक्टिव स्ट्रक्चर में अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोप बताया जाता है कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी के अनुसार उसको अथॉरिटी दे दी जाती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि वो कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से ओवरराइड कर दे। तो इनकॉम्पिटेबल फंक्शंस को सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शंस इनकॉम्पिटेबल हैं तो उनको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि एक आदमी को आप किसी फंक्शन पूरी तरह से वो फंक्शन दे दोगे तो वो फ्रॉड एंड एरर कर सकता है। तो सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को बाहर निकालती है, आप कंसील नहीं कर पाएंगे फ्रॉड को। अगर सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कंसीलमेंट हो जाएगा, फ्रॉड कमिट हो जाएगा। तो आप मतलब सेग्रीगेशन करना चाहेंगे तो एसेट्स को सेग्रीगेट करना, ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना, उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किसको रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, ये सारे फंक्शंस सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल एक बेटर इंटरनल कंट्रोल है तो सेग्रीगेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें मैं एसेट को देख रहा हूँ और मैं उसकी बुक कीपिंग कर रहा हूँ, ये दोनों फंक्शंस एक साथ नहीं होने चाहिए, ये दोनों फंक्शंस सेग्रीगेटेड होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एसेट हैं, आईटी के एसेट्स हैं, वही उसका एसेट ओनर होगा, वही उसको ओन करेगा। लेकिन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर या उसकी अकाउंटिंग जो कर रहा है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट करेगा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी सेग्रीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जो एंट्री कर रहा है, जो सुपरवाइज कर रहा है, दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक बार आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कितनी इफेक्टिवली काम कर रहा है, कि क्या लेवल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और क्या सेग्रीगेशन है, और क्या स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस बंदे को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और उसके अनुसार अथॉरिटी दी गई है कि नहीं दी गई है। क्योंकि अथॉरिटी नहीं दी है तो वो कहेगा कि जी मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं थी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हो, अथॉरिटी दे नहीं रहे हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन वो आप पर उठाने लगेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी आना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इस तरह से होनी चाहिए कि कंसीलमेंट और फ्रॉड नहीं हो जाए। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आएगा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, वीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि हर आदमी का अपना रोल है, तो वो रोल खींच उसके पर्टिकुलर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देता है बंदा। उसके ऊपर सुपरविजन का होता है एक बंदे के लिए, एक बंदा सुपरवाइज कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर लेवल का इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। अगर मान लिया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंश्योर कर देता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर सही तरीके का है, तो 30% तो आपको तभी पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल एक लेवल तक ऑटोमेटिकली हैं। आप ये पता कर लोगे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने समय तक रहा।
अगर ये 2-3-4 साल से रखा है तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, इंस्टीट्यूशन हो जाता है, तो सबको पता होता है कि सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेविएट कर रहा होता है तो एस्केलेशंस हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही हो तो इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाती हैं कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। दूसरी बात, मैनेजमेंट सुपरविजन। मैनेजमेंट सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है और मैनेजमेंट सुपरविजन सही है तो ये समझ लीजिए आपकी 60% तो आप ये मान के चलो कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा। मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से डिवाइस करेगा और मैनेज करेगा उस इंटरनल कंट्रोल के लिए। उसकी एक सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको रिव्यू करना होता है कि इंटरनल कंट्रोल एडुकेट है कि नहीं है रेगुलर बेसिस में, और उसको करना होता है कि सारे सिग्निफिकेंट कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर एंटिटी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है तो जैसे इंटरनल ऑडिट कमिटीज़ वगैरह होती हैं तो वो कमिटी ये सारा काम देखती हैं, उसमें मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, वो सारा काम देख रहे होते हैं। अदरवाइज़ मैनेजमेंट को ये सुपरवाइज करना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट सुपरविजन, दो चीज़ आप देख लो, आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चल जाएगा। और तीसरा है पर्सनल। प्रॉपर फंक्शनिंग किसी भी सिस्टम की इस पर डिपेंडेंट होती है इंडिविजुअल्स कितने कॉम्पिटेंस हैं, उनकी क्या इंटेग्रिटी है, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये देखना बहुत जरूरी है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इंपॉर्टेंट फीचर हैं इंटरनल कंट्रोल को एस्टेब्लिश और मेंटेन करने के लिए। तो आप जाओगे तो बंदों का इंटरव्यू ले लो, पर्टिकुलरली लो लेवल के बंदों का जो ऑर्गेनाइजेशन में अभी ज्वाइन किए हैं, मतलब 3 महीने हो गए कम से कम, क्योंकि जनरली एक बंदा ज्वाइन करेगा तो वो 1-2 महीने तो बहाना मार देगा कि अभी तो मेरे को 1 ही महीना हुआ सर, 2 ही महीना हुआ, इतने दिन में छुट्टी में रहा। 3 महीने के बाद 3 मंथ से 6 महीने के बंदों का आप इंटरव्यू लेना चालू कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल कितना पावरफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब इसमें टोटल अगर हम देखें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो हम इंटरनल कंट्रोल पर डील करते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मोटे तौर पर क्या है, सैप बताया गया है। सैप में ये बताया गया है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमें पता है। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो रिव्यू करेगा और ओपिनियन देगा। उसके बाद ये बताया गया है कि एक एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिटर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखेगा और देखते ही उसे समझ में आ जाएगा कि सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या है। 30-40% तो उसे पता चल जाएगा कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर है। एक बार वो उसके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आ जाए और एक बार वो इंटरव्यू ले ले कुछ बंदों से, तो उसे पता चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के अनुसार रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हैं कि नहीं बटी हैं, उसके अनुसार सबका KRA बटा हुआ है कि नहीं है, की रिजल्ट एरिया बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है। जैसे ही वो ये फाइंड आउट करेगा उसके बाद मैनेजमेंट सुपरविजन आ जाता है। मैनेजमेंट के पर देखने लगेगा कि मैनेजमेंट सुपरवाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरनल ऑडिट कमेटी है कि नहीं है, मीटिंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इंटरनल अगर कहीं पर इंटरनल कंट्रोल वायलेट हो रहा है तो उस पर मीटिंग्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं, मिनट्स को चेक करेगा। अगर मैनेजमेंट सुपरविजन है तो उसको समझ में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू ले लेगा, लोगों को बुला के इंटरव्यू ले लेगा। अगर लोग क्वालिफाइड हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है और उनके पास एक रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज है तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा। उसके बाद वो क्या है, अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग वो कम कर सकता है। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट जो है वो डिसाइड करेगा इंटरनल कंट्रोल पर। तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग तो वो कम कर सकता है, नेचर और टाइमिंग भी चेंज कर सकता है उसी के अनुसार। तो बेसिकली एक ओवरव्यू आ गया इंटरनल कंट्रोल का। और इसके बाद हमारे स्टडी में कैटेगरीज दी हुई हैं कंट्रोल टेक्निक्स की। तो हमारी स्टडी कहती है इंटरनल कंट्रोल को क्लासीफाई किया जा सकता है विभिन्न भिन्न प्रकार की कैटेगरीज में, और ये वेरियस ग्रुप्स हैं और इसका अलग अलग इफेक्ट होगा इन कंप्यूटर के कंट्रोल्स में। क्योंकि हम IT के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के कंट्रोल्स में क्या इफेक्ट होगा, ये अलग अलग कंट्रोल्स अगर आप चेक करेंगे तो अलग अलग इफेक्ट होगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स है, दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल्स है, तीसरा फाइनेंशियल कंट्रोल्स है। ये 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है।
तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे और उसका कंट्रोल देखोगे तो आपको आईटी कंट्रोल समझ में आ जाएगा, क्योंकि आईटी कंट्रोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स, आईटी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आईटी का स्ट्रक्चर देखो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखो, तो आपको आईटी कंट्रोल्स अगर आप ऑडिट कर रहे हो या पता करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि दोनों को देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स ये इंश्योर करेंगे, क्योंकि आईटी जो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड चीज़ है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैली हुई है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल से आपको पता चल जाएगा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आईटी हर जगह फैली होगी, आईटी तो लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आप आईटी कंट्रोल, आईटी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट कंट्रोल्स देखोगे, फिर फाइनेंशियल कंट्रोल्स देखोगे, बजट है कि नहीं है, वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कॉस्ट लग रही है, सही परसेंटेज कॉस्ट है कि नहीं है इस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आईटी की, तो ये सारी चीज़ें देखोगे। इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट कंट्रोल्स देखोगे कि डेटा प्रोसेसिंग के इन्वायरमेंट में कैसे कंट्रोल्स हैं। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स देखोगे, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स देखोगे, एसडीएलसी कंट्रोल्स देखोगे, बीसीबी कंट्रोल्स देखोगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स देखोगे। तो इन कंट्रोल्स को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आईटी कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आपने फिजिकल कंट्रोल्स देख ली तो आपको लॉजिकल कंट्रोल्स भी देखने पड़ेंगे। लॉजिकल कंट्रोल्स अलग होते हैं, फिजिकल कंट्रोल्स अलग होते हैं। कई बार फिजिकल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जरूरी नहीं है लॉजिकल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर एक सिस्टम बन रहा हो तो एसडीएलसी कंट्रोल देखने पड़ेंगे। कई ऑर्गेनाइजेशन में सारे कंट्रोल सही होते हैं लेकिन बीसीबी कंट्रोल्स सही नहीं होते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती नहीं वहाँ पर, तो आपको बीसीबी कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे। तो अगले सेशन में हम इन कंट्रोल्स के बारे में एक के बाद एक पढ़ेंगे। थैंक्स।